Hey everyone, welcome to Tagged Classes. So this is the first video of this subject and we are going to start the unit 1 that is networking. And these are the topics जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. So this is the half part of this unit and जो half part बचा है वो मैं next वीडियो में इसके अपलोड करूंगा. So पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इस यूनिट के बारे में कि इस यूनिट के अंदर हम बेसिक्स सीखने वाले हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड. इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे अपने, और काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी भी हैं जो आप डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं आजकल, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस पे बेस्ड हो गई हैं और सारी चीज़ें इंटरनेट पे बेस्ड हो गई हैं. सो हाफ ऑफ द थिंग्स आई थिंक आप लोगों को पता होंगी कि इसके अंदर कैसे काम कर रही हैं या फिर आपको कैसे करना होती हैं. सो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज़ वर्ल्ड वाइड वेब. सो वर्ल्ड वाइड वेब को हम बेसिकली www के नाम से भी जानते हैं एंड इसको W3 और वेब भी कहा जाता है. सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इज इट इज़ इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पब्लिक वेब पेजेस एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट. तो ये एक तरीके का सिस्टम है जिसके अंदर काफ़ी सारे वेब पेजेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं एंड हम उनको किसकी मदद से एक्सेस कर पाते हैं, इंटरनेट की मदद से. इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स जो हमें क्या अलाउ करते हैं. हम इसके अंदर मल्टीमीडिया ऐड कर सकते हैं, मीन्स अपनी वीडियो, इमेजेस, ऑडियोज़ या फिर हम अपने लिंक्स या फिर हाइपर लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, और हम एक पेज को दूसरे पेज से भी लिंक कर सकते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड अवर वर्ल्ड वाइड वेब. एंड ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये कब प्रपोज हुआ था, 1989 टू 1981 में. एंड इसको किसने प्रपोज करा था या फिर किसने डेवलप करा था, टिम बर्नर्स ली ने. नाउ आफ्टर दिस अब देखते हैं हम वेब सर्वर्स के बारे में. तो वेब सर्वर्स का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर जो कि हमारे वेब के कंटेंट को स्टोर करता है जहां पे हम उसको इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर पाते हैं. बेसिकली वेब सर्वर इज यूज्ड टू होस्ट द वेबसाइट्स. तो जो वेब सर्वर्स होते हैं वो किस काम में आते हैं, हमारी वेबसाइट्स को होस्ट करने के काम में आते हैं. और होस्ट करने से क्या होगा, हमारी जो भी वेबसाइट्स हमने बनाई है, डेवलप करी है, उसको कोई भी ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर सकता है. दैट इज़ द यूज़ ऑफ वेब सर्वर. सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो आजकल काफ़ी ज़्यादा ऐड आता है GoDaddy का. तो GoDaddy भी हमें क्या करता है, एक वेब सर्वर सर्विस प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स को GoDaddy पे होस्ट कर सकते हैं या फिर अपना डेटा जो भी है वेबसाइट का वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, जिसके थ्रू कोई भी उसको ग्लोबली हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है. The basic objective of the web server is to store, process and deliver web pages to the users. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हमारे सर्वर का काम क्या होता है, जो भी हमारी वेबसाइट है उसके अंदर जितना भी डेटा है उसको हमारा यूज़र तक पहुंचाना या फिर उसको शो करना. दिस इंटर कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मीन्स HTTP की मदद से हमारा ये सारा का सारा काम पॉसिबल हो पाता है. अब ये तो हमने बात करी वेब सर्वर की. अब इसके बाद उस वेबसाइट को जिसको भी हमने होस्ट कराया उसको कोई ना कोई तो एक्सेस करेगा, और वो कौन होते हैं, हमारे वेब क्लाइंट्स. तो जो भी उस होस्टेड वेबसाइट को एक्सेस करता है, दीज आर कॉल्ड वेब क्लाइंट्स. एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क्स दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट. तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. आज के टाइम में आप सारे के सारे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं. तो इस केस में हम लोग क्या होते हैं, वेब क्लाइंट्स होते हैं. एंड जहां से भी हम अपनी सर्विसेज लेते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे वेब सर्वर्स या फिर वेब साइट्स. जैसे कि यहाँ पे नीचे डायग्राम में भी देख रहे होंगे आप, बीच में इंटरनेट है. हम इंटरनेट की मदद से जो क्लाइंट्स होता है वो रिक्वेस्ट करता है हमारे सर्वर पे. जैसे कि एग्जांपल मैंने अपने फ्लिपकार्ट से अपने एक मोबाइल को परचेज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अपने एक सर्वर पे या फिर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाता हूँ जो कि होस्ट है कहीं ना कहीं सर्वर पे, और मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आई वॉन्ट टू परचेज सम मोबाइल. सो वहाँ से मेरी रिक्वेस्ट गई. रिक्वेस्ट होने के बाद मैंने उसको बाय करा. बाय करने के बाद वो मेरे पास एक रिसिप्ट मिलती है या फिर एक टोकन मिलता है जिसके थ्रू मुझे पता चलता है कि भाई हाँ, मेरे पास अब इस डेट में, पर्टिकुलर डेट में मेरा डिवाइस आने वाला है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर. नाउ इसके बाद हमारा टॉपिक आता है वेबसाइट्स. तो जैसे कि अभी एग्जांपल दिया मैंने फ्लिपकार्ट का, taggedclasses.in का, इन सारी वेबसाइट पे हम जाकर क्या करते हैं, अपने जो सर्विसेज हैं या अपना जो कंटेंट है या फिर जो हमें रीड करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो सारी की सारी चीज़ें हम वहाँ से गेट करते हैं. सो अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच आर ग्रुप टुगेदर एंड यूजुअली कनेक्टेड टुगेदर इन वेरियस वेज, ऑफन कॉल्ड अ वेबसाइट और अ साइट. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे पास वेब पेजेस होते हैं एंड मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, तभी जाके हमारी क्या बनती है, एक वेबसाइट बनती है. एंड दीज ऑल आर वेब पेजेस आर कनेक्टेड टुगेदर, जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है, ये एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल पाती है. और आपने देखा ही होगा कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे इमेजेस भी होती हैं, टेक्स्ट भी होती हैं, वीडियोस, ऑडियोज और बहुत सारे एनिमेशंस की भी चीज़ें यूज़
होती हैं। सो ये डिपेंड करता है वेबसाइट टू वेबसाइट कि वो क्या सर्विसेज या फिर वो क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अब वेबसाइट क्या होता है, और आज के टाइम में आप सारे के सारे वेबसाइट्स पे जाते ही होंगे, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रीड करते होंगे, परचेजिंग, शॉपिंग, ये सब चीज़ें करते ही होंगे। तो ये होता है हमारा क्या, वेबसाइट्स। इसके बाद आता है हमारे वेब पेजेस। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो वेबसाइट होती है वो वेब पेजेस से ही मिलके बनती है। सो वेब पेजेस एक इंडिविजुअल पेज है हमारा एक वेबसाइट का। मल्टीपल वेब पेजेस को मिलके ही हमारी क्या बनती है, एक वेबसाइट बनती है। सो वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटर्न इन HTML। सो ये जितने भी वेब पेजेस या वेबसाइट होती हैं ये बिना HTML के नहीं बन सकते। दैट इज व्यूड इन एन इंटरनेट ब्राउजर। सो जो भी चीज़ें आप HTML से वेब पेजेस या वेबसाइट बनाते हैं उन सारी चीज़ों को हम किस पे देख पाते हैं, फिर किसकी मदद से देख पाते हैं, ब्राउजर की मदद से। अ वेब पेज कैन बी एक्सेस बाय एंटरिंग अ URL एड्रेस इनटू अ ब्राउजर्स एड्रेस बार। तो अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज पे जाना है तो हमें क्या करना होता है, उसका एड्रेस एंटर करना होता है। जैसे कि मेरे को tagetclasses.in पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, www.tagetclasses.in ये एड्रेस मैं एंटर करूँगा, एंड जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरी वेबसाइट ओपन होना शुरू हो जाएगी। अ वेब पेज में कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड हाइपरलिंक्स टू अदर वेब पेजेस एंड फाइल्स। तो उस वेबसाइट पे या उस वेब पेज पे क्या हो सकता है, हमारी टेक्स्ट हो सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और भी काफ़ी सारी टाइप की मीडिया फाइल्स हो सकती हैं। सो दिस इज कॉल्ड वेब पेजेस। नेक्स्ट है हमारा इसी से रिलेटेड वेब ब्राउजर। सो वेब ब्राउजर हमारे यूज आते हैं हमारी वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, और यहाँ बहुत सारे टाइप के वेब ब्राउजर्स होते हैं। आज के टाइम में सबसे बेस्ट जो वेब ब्राउजर है हमारा वो गूगल क्रोम है। ये मेमोरी तो काफ़ी लेता है, हमारी रैम भी काफ़ी लेता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हमारे आज के टाइम के लिए। सेकेंड है मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल के लिए सफारी आता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। अगर आपके पास विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 है तो आपके सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज भी हो सकता है। सो यहाँ पे बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट पे। नाउ आफ्टर दिस हम आते हैं ब्लॉग्स पे। It is a type of website where the content is presented in reverse chronological order. Newer content appear first. Means ये एक तरीके की वेबसाइट ही होती है जहाँ पे हमें क्या होता है, हमारा जो कंटेंट होता है या फिर जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो रिप्रेजेंट करी जाती है, बट किस फॉर्म में या किस ऑर्डर में, हमारे न्यूएस्ट फर्स्ट के ऑर्डर में। मीन्स जो भी हमने नई लेटेस्ट चीज़ अपलोड करी है वही सबसे ऊपर दिखाई दी जाएगी। ब्लॉग कंटेंट इज ऑफन रिफर्ड टू एज एंट्रीज और ब्लॉग पोस्ट। तो जो भी हमने कंटेंट अपलोड करा है, जो भी न्यूएस्ट कंटेंट अपलोड करा है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉग पोस्ट भी कहते हैं। सो आपने काफ़ी सारे ब्लॉग पोस्ट देखे होंगे, जैसे कि कोरा है, आपने आई थिंक सुना होगा कोरा के बारे में। वो बहुत ज़्यादा फेमस वेबसाइट है जिसपे आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है काफ़ी सारे टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस वेबसाइट पे जाके उस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप के ब्लॉग्स होते हैं, ट्रैवलिंग ब्लॉग होता है, कुकिंग ब्लॉग्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मीन्स अगर आप अपना कोई भी आपका पैशन है और आप उसको ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं तो आप अपना ब्लॉग भी बना सकते हैं। ब्लॉग्स आर टिपिकली रन बाय एन इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो ब्लॉग क्या है, यहाँ पे कोई एक पर्सन भी बना सकता है या फिर यहाँ पे 2-3 लोग मिलके भी इस पे काम कर सकते हैं। सो आफ्टर दिस हमारा आता है न्यूज़ ग्रुप्स। तो अभी हमने ब्लॉग की बात करी, वैसे ही हमारे न्यूज़ ग्रुप्स भी होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन हम सिर्फ खाली न्यूज़ से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन पास करते हैं और ये एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। तो अ न्यूज़ ग्रुप इज अ डिस्कशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ नोट्स रिटर्न टू अ सेंट्रल इंटरनेट साइट एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू यूजनेट। तो ये बेसिकली क्या है, एक डिस्कशन ग्रुप होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं। सो जो न्यूज़ ग्रुप है वो हमारे किस प्रोटोकॉल को यूज करता है, NNTP प्रोटोकॉल को यूज करता है। इट इज अ इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप सिमिलर टू अ बुलेटिन बोर्ड सिस्टम। तो जैसे कि हमारा बुलेटिन बोर्ड सिस्टम होता है उसी की ही तरह हमारा ये एक ऑनलाइन न्यूज़ ग्रुप सेक्शन है या फिर बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं या फिर न्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। वेयर पीपल पोस्ट मैसेजेस कंसर्निंग वट एवर टॉपिक अराउंड विच द ग्रुप इज ऑर्गेनाइज्ड। जिस भी टॉपिक के लिए वो ग्रुप क्रिएट करा गया है उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन अपनी पोस्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाए जाते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे अगर होंगे तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ पे उन्हीं से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पास करी जाती है। सो दीज आर कॉल्ड न्यूज़ ग्रुप्स। तो अभी तक तो हमने देखा कि वेबसाइट्स, वेब पेजेस और न्यूज़ ग्रुप्स या फिर ब्लॉग्स क्या क्या होते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं ये किससे बनी हुई हैं और ये किस तरीके से वर्किंग में आती हैं। सो इसी चीज़ को देखते हुए हमें सबसे पहले रीड करना है HTML। तो HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हमारे सारे वेब पेजेस या फिर वेबसाइट्स या फिर वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करे जाते हैं।
अगर हम HTML नहीं सीखेंगे या HTML को यूज़ नहीं करेंगे तो हम कभी भी वेबसाइट से वेब एप्लीकेशन को क्रिएट नहीं कर सकते। सो इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन वेबसाइट और ब्लॉग तो आपको HTML आना बहुत ज़रूरी है, और ये आपके करिकुलम में भी है, आने वाले टाइम में, आने वाली यूनिट में आपको HTML भी सिखाई जाएगी। सो अगर आपको वो सीखते हैं तो आप अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब है उसके अंदर जो लिंक्स होते हैं, मीन्स आप एक टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप किसी और वेबसाइट पे या फिर किसी और पेज पे रिडायरेक्ट या फिर पहुंच जाते हैं। दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। आप जब भी गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पे ब्लू कलर के लाइंस या फिर लिंक्स आते हैं, आप उन पर क्लिक करते हैं तो आप उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे हम जो भी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि इमेजेस, टेबल्स, लिंक्स, वीडियोस, ऑडियोज, ये सारी की सारी किसकी मदद से करते हैं, हम मार्कअप लैंग्वेज की मदद से करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है अगर आपको वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स या फिर वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करना है तो। आफ्टर दिस हमारे पास आता है वेब एड्रेसेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि वेब एड्रेसेस वो होते हैं जिनको हम अपने ब्राउजर पे टाइप करके हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या फिर वेब एप्लीकेशन पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है HTTP, यहाँ पे क्या है, हमारा टाइप ऑफ सर्वर है। नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है tacketclasses.in, तो ये क्या है, एड्रेस ऑफ द सर्वर। मीन्स अगर मैं डायरेक्टली ये लिखता हूँ tacketclasses.in तो हम टैकेट क्लासेस के मेन होम पेज पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद जो यहाँ लिखा है view/class10th.php, तो ये क्या है, हमारा पाथ ऑफ द डायरेक्टरी है। मीन्स टैकेट क्लासेस के अंदर इन फोल्डर्स के अंदर जाके हमें ये फाइल मिलने वाली है, तो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। नेक्स्ट है इसके बाद ईमेल एड्रेसेस। तो आज के टाइम में ईमेल एड्रेस हम लोगों की आइडेंटिटी बन गया है, यूनिक आइडेंटिटी बन गया है, क्योंकि अगर हम जब भी किसी चीज़ को, एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं या यूज़ करने की कोशिश करते हैं, वो हमसे कहता है लॉगिन करने के लिए। और हम लॉगिन किसकी मदद से करते हैं, हमारी ईमेल आईडी की मदद से। ईमेल आईडी की मदद से इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी यूनिक होती है, वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। सपोज मेरी जो ईमेल आईडी है warisjamal@tacketclasses.in, वो आपकी नहीं हो सकती। यहाँ पे कभी भी डुप्लीकेट ईमेल आईडी क्रिएट नहीं हो सकती है। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पे अब ईमेल आईडी कैसे लिखी जाती है, सबसे पहला जो नीचे आपको दिख रहा होगा वारिस जमाल लिखा है, इसको हम कहते हैं यूजर नेम। यहाँ पे यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने लिख लिया lalit.123@tacketclasses.in या @gmail.com। तो यहाँ पे हम कोई सा भी यूजर नेम लिख सकते हैं, डिपेंड करता है क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। तो जब भी आप जीमेल पे अपना अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे आपको यूजर नेम एंटर करने का ऑप्शन आता है। तो आपके पसंद का जो यूजर नेम है अगर आपने एंटर करा है और वो अगर आपको मिल जाता है, दैट मीन्स वो किसी और के पास वो नहीं होगा। अगर वो ऑलरेडी किसी के पास है वो यूज़र नेम, तो आपको नीचे सजेशंस में उसकी लिस्ट मिलती है कि आप इनमें से कोई से भी नेम को ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे फिर बीच में आता है @ एंड @ के बाद हमारा आता है होस्ट नेम। होस्ट का मतलब है किस कंपनी की आपने ईमेल आईडी क्रिएट करी है। जैसे कि मोस्टली हम सभी जीमेल आईडी यूज़ करते हैं, तो सबके आगे क्या लिखा होता है @gmail.com। ऐसे ही हॉटमेल होता है, रेडिफ मेल होता है, याहू मेल होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात करें, जैसे कि tacketclasses.in है, तो उसकी भी एक पर्टिकुलर क्या होगा, डोमेन नेम होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, tacketclasses.in होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या आएगा, यूज़र नेम, देन उसके बाद @ एंड उसके बाद हमारा क्या आएगा लास्ट में, डोमेन नेम या फिर होस्ट नेम। तो ये है हमारा ईमेल एड्रेस, जो हमारी क्या होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है इंटरनेट पर। आफ्टर दिस हमारे पास आता है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट साइट। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कोई भी फाइल इंटरनेट पे अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में रिसीव करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, डाउनलोडिंग। अगर हम कोई भी चीज़ अपने मोबाइल से या फिर अपने सिस्टम से इंटरनेट पर पहुंचाते हैं या अपने एप्लीकेशन पे पहुंचाते हैं, उसको हम कह देते हैं अपलोडिंग। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि मुझे कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है तो मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउजर पे जाके उस पर्टिकुलर सॉन्ग का नेम एंटर करते हैं और जो भी हमें वेबसाइट मिलती है उस पर जाके हम वहाँ से क्या कर लेते हैं, उस ऑडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये जो भी चीज़ हम इंटरनेट से अपने मोबाइल पर, लोकल पर या फिर अपने सिस्टम के अंदर रखते हैं, उसको हम कह देते हैं डाउनलोडिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है अपलोडिंग का, कि अगर जैसे हम अपने फेसबुक पे हैं और हमें क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है अपलोड इमेज। तो ये क्या है कि हम अपने मोबाइल से कोई भी फाइल को अपने सर्वर पे या फिर इंटरनेट पे हम एक्सेस कर रहे हैं या फिर अपलोड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अपलोडिंग। तो ये आज के टाइम में आप लोग मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा करते होंगे। आप अपने टीचर्स को भी अपने डेटा सेंड करते होंगे व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे भी ऑप्शन आता है अटैच फाइल या फिर सेंड फाइल। तो ये क्या है, हमारी अपलोडिंग हो रही है।
जो भी टीचर आपको कोई नोट्स भेजते हैं, इमेज भेजते हैं, आप उनको क्या करते हो, डाउनलोड करते हो। सो आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी टॉपिक है ये वाला। नाउ मूविंग फर्दर, इसके बाद हमारा आता है प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो यहाँ पे जितने भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सब का सब हमारे किसी ना किसी प्रोटोकॉल पे चलता है, मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही चलता है। जैसे कि हमारे स्कूल में हर चीज़ को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ही अगर हमें इंटरनेट पे काम करना है या फिर चीज़ों को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, तभी हम उसके अंदर अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। सो इट इज़ अ प्रोटोकॉल और अ सेट ऑफ रूल्स फॉर रूटिंग एंड एड्रेसिंग पैकेट्स ऑफ डेटा so that they can travel across network and arrive at the correct destination। तो यहाँ पे पैकेट का मतलब है कि डेटा, कि जो भी आप सपोज इमेज या फिर ऑडियो फाइल कुछ भी किसी को भेज रहे हैं तो वो करेक्ट डेस्टिनेशन में पहुंच जाए, ये किसका काम है, हमारे प्रोटोकॉल्स का। इसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मीन्स प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो भी हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। इट इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एंड ऑफर्स एंड टू एंड पैकेट डिलीवरी। मीन्स ये ध्यान रखता है कि कहाँ से हमारा डेटा आया है एंड कहाँ पे हमें ये पहुंचाना है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा डेटा कहीं से कहीं पहुंच जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद आता है हमारा SMTP। तो जैसे कि अभी हमने ईमेल आईडी के बारे में पढ़ा, तो ये जो SMTP है हमारा ईमेल आईडी के साथ ही यूज़ होता है। इसको हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन गाइडलाइंस दैट अलाउ सॉफ्टवेयर टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रॉनिक मेल ओवर द इंटरनेट। तो बेसिकली क्या समझ में आया कि ये जो प्रोटोकॉल है ये मदद करता है हमें अपने ईमेल को भेजने में। सो इट इज़ अ प्रोग्राम यूज फॉर सेंडिंग मैसेजेस। तो इसका जो मेन क्रक्स है या फिर जो मेन चीज़ है इस प्रोटोकॉल की वो ये है कि ये हेल्प करता है हमें हमारे ईमेल्स को सेंड करने में टू अदर कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन ईमेल एड्रेसेस। तो जो भी आपने ईमेल एड्रेस डाला होगा उसी ईमेल एड्रेस पे आपका जो मेल है वो पहुंच जाएगा या फिर सेंड हो जाएगा। उसके अंदर आप अपनी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस कुछ भी ऐड कर सकते हो और वो आपको जो ईमेल एड्रेस होगा वहाँ पर वो पहुँच जाएगा। इसके बाद आता है हमारा POP3। तो जैसे कि हमारा SMTP था वो सेंडिंग के लिए यूज़ होता था, वैसे हमारा POP3 है, इसको हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो ये हमारा काम आता है रिसीव करने के लिए। तो जैसे कि SMTP क्या करता है, हमारा सेंड करता है, और POP3 क्या करता है, हमारा रिसीव करता है ईमेल्स को। अब POP3 की एक खास बात और है कि POP3 अलाउज यू टू डाउनलोड ईमेल मैसेजेस ऑन योर लोकल कंप्यूटर एंड रीड देम इवन व्हेन यू आर ऑफलाइन। नोट दैट व्हेन यू यूज POP3 टू कनेक्ट योर ईमेल अकाउंट, मैसेजेस आर डाउनलोडेड लोकली एंड रिमूव फ्रॉम द ईमेल सर्वर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि भाई जो भी आपने डाउनलोड कर लिए हैं ईमेल अपने लोकल पर, तो वो सारे के सारे ईमेल हमारे ईमेल सर्वर से रिमूव हो जाते हैं। This means that if you access your account from multiple locations, that may not be the best option for you. Means अगर आप अलग अलग लैपटॉप से, अलग अलग मोबाइल से उस ईमेल आईडी को एक्सेस कर रहे हैं तो आपको जो भी पुराने ईमेल्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर POP3 कॉन्सेप्ट को या प्रोटोकॉल को फॉलो करना है तो क्या होगा, आपको एक ही लोकेशन या एक ही डिवाइस से सारी चीज़ें करनी होंगी, तभी आप बेनिफिट उठा सकते हैं इस प्रोटोकॉल का। आफ्टर दिस हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन STTP एंड HTTPS। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये एग्जाम के बोर्ड के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जैसे कि इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे साइड में बेसिस है, मीन्स किस बेसिस पे हम इन दोनों कंपेयर कर रहे हैं एंड इन दोनों के डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सेकंड HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जैसे कि इसका नाम है, हमारा HTTPS जो होता है मोर सिक्योर होता है कंपेरिजन टू STTP। ये जो STTP है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, हमारा 1991 में, एंड HTTPS हमारा बना था 1994 के अंदर। जो हमारा HTTP होता है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है कंपैरिजन टू HTTPS। नाउ बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनक्रिप्शन की। तो HTTP जो होता है वो एनक्रिप्शन यूज़ नहीं करता और जो HTTPS है वो एनक्रिप्शन यूज़ करता है, इसीलिए वो क्या होता है, हमारा सिक्योर होता है। आपका डेटा कोई भी आसानी से रीड नहीं कर सकता अगर आपके पास HTTPS या फिर आप किसी HTTPS वेबसाइट पर अगर हैं तो। अब एग्जांपल है सूटेबल फॉर कि HTTP कहाँ काम आना चाहिए या फिर HTTPS कहाँ पे यूज़ होना चाहिए। तो अगर आपका नॉर्मल ब्लॉग है या कोई पब्लिक वेबसाइट है तो आप नॉर्मली HTTP को भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी वेबसाइट है जैसे फ्लिपकार्ट है या फिर अमेजोन है या फिर कोई बैंक की वेबसाइट है तो आपको HTTPS यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपका जो डेटा है या आपके जो लॉगिन आईडी पासवर्ड्स हैं वो कोई भी हैक कर सकता है या फिर कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले लिखा आता है HTTP या फिर HTTPS।
अगर नहीं देखा है तो आप आगे से ध्यान दीजिएगा। तो जो भी HTTP वाली वेबसाइट्स होती हैं वो सारी की सारी नॉट सिक्योर्ड होती हैं, मीन्स उसके अंदर आपका इंक्रिप्शन डेटा का नहीं होता। जितनी भी HTTPS वाली होती हैं या फिर उसका ग्रीन लॉक बन के आता है वो सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, एनक्रिप्टेड होती हैं या फिर सिक्योर्ड होती हैं। उसमें आपने अपने जो भी ID पासवर्ड मेंशन करे होते हैं वो कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इनका होता है एक पोर्ट नंबर जहाँ पे ये सारी वेबसाइट्स एक्सेस हो पाती हैं या फिर मैच करती हैं। जो HTTP होती हैं वो पोर्ट किस पे काम करती हैं, 80 पे, एंड जो HTTPS है वो किस पे काम करती हैं, 443 पे। अब यहाँ पे जो कंपैरिजन बताया गया है वो है पासवर्ड प्रोटेक्शन का। क्या पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है इसके अंदर या नहीं होता। तो HTTP के अंदर आप देख रहे होंगे कोई भी अटैकर इसको एक्सेस कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड आपको दिख रहा है beta123। बट अगर मैं यहाँ पे HTTPS की बात करूँ तो यहाँ पे अटैकर जो है हमारा पासवर्ड नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारा जैसे पासवर्ड था beta123 वही बिल्कुल सेम पासवर्ड यहाँ पे एनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखा होता है। तो यहाँ पे कोई भी इसको आसानी से क्रैक नहीं कर सकता। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ HTTP एंड HTTPS, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद आते हैं हम अपने रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए, कि हम अपने कहीं और लोकेशन पे रखे हुए सिस्टम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उनके लिए हम कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल है वो है हमारा SSH। तो SSH होता है हमारा सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, एंड इसको हम सिक्योर सॉकेट शेल भी कहते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट गिव्स यूजर, पर्टिकुलरली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, a secure way to access a computer over an unsecured network। मीन्स अगर हमारे पास कोई एक अनसिक्योर्ड नेटवर्क है तो उस पर ये SSH हमें अलाउ करता है या सिक्योरिटी देता है ताकि हमारा डेटा जो भी नेटवर्क में ट्रांसफ़र हो रहा है वो कोई भी एक्सेस ना कर पाए। सिक्योर शेल प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एंड पब्लिक की ऑथेंटिकेशन as well as encrypted data communication between two computers connected over an open network such as the internet। तो अगर आप इंटरनेट पे किसी से शेयर कर रहे हैं कोई भी चीज़ या कोई भी डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा, तो आप SSH की मदद से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है सारी चीज़ें और कोई भी इसको आसानी से क्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो डेटा होता है या फिर जो ID पासवर्ड्स होते हैं वो एनक्रिप्टेड होते हैं। तो इसलिए आपको जो डेटा है वो कोई भी आसानी से चेक नहीं कर सकता। इसके बाद आता है हमारा SFTP। SFTP होता है सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मीन जब आप अपनी फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन या वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है हमारा, SFTP। इट इज़ अ फाइल प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग लार्ज फाइल ओवर द इंटरनेट या फिर वेब। मीन्स अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स एक दूसरे से शेयर करनी है तो आप क्या यूज़ करते हैं, SFTP की मदद से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इट बिल्ड्स ऑन द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड इंक्लूड्स सिक्योर शेल सिक्योरिटी कंपोनेंट्स। तो SFTP क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, टू प्रोटोकॉल्स। पहला है हमारा FTP एंड सेकंड है हमारा SSH। तो यहाँ पे हम अपने आप को सिक्योर रखकर भी अपने बड़ी बड़ी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद FTP। तो जैसे कि आपने देखा अभी कि यह फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। इसके बाद हमारे पास आता है SCP, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, एंड ये हमें हेल्प करता है कंप्यूटर से फाइल ट्रांसफर करने में टू द रिमोट टू लोकल होस्ट और लोकल होस्ट टू रिमोट होस्ट। अब यहाँ पे लोकल होस्ट और रिमोट होस्ट का मतलब है, सपोज मेरे पास एक लैपटॉप है तो ये क्या है, मेरा लोकल होस्ट है। मैं अपने लोकल होस्ट से एक रिमोट होस्ट पे, रिमोट होस्ट का मतलब है मैं फेसबुक पे अपनी इमेज को अपलोड करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे हमारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, SCP प्रोटोकॉल यूज़ होने वाला है। इट इज़ समवट सिमिलर टू अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बट इट एड सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन। सो FTP में क्या था, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, बट SCP में क्या है, हमारी सिक्योरिटी भी ऐड हो जाती है। नेक्स्ट इज टेलनेट। टेलनेट स्टैंड्स फॉर टर्मिनल नेटवर्क। तो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर CMD या फिर कमांड प्रॉम्प्ट देखा होगा, तो इसके अंदर हमारे सारे के सारा काम जो होता है वो टर्मिनल पे होता है। टर्मिनल का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट पे होता है, जो आपको ब्लैक स्क्रीन दिखती है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद, उस पर चलता है सारा का सारा काम। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल दैट एनेबल्स वन कंप्यूटर टू कनेक्ट टू लोकल कंप्यूटर। तो जैसे कि SCP था कि लोकल से रिमोट को हम कनेक्ट कर पाते थे अपने सिस्टम को, वैसे ही सेम ये भी कनेक्ट करता है, बट ये टर्मिनल के थ्रू करता है। इट इज़ यूज एज अ स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल फॉर वर्चुअल टर्मिनल सर्विसेज। तो ये क्या मदद करता है, हमें इंटरनेट पे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करने में काम में आता है। नेक्स्ट इज सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, एंड ये काफ़ी ज़्यादा ईजी टॉपिक है। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का मतलब है कि हम अपने इंटरनेट से कैसे इन्फॉर्मेशन को गैदर या फिर एक्सेस कर पाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आप लोगों को कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में सिलेबस डाउनलोड करना है इंटरनेट से,
तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं गूगल पे एंड वहाँ पे टाइप करते हैं डाउनलोड सिलेबस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपको ईयर मेंशन करना है तो आप ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे आप एंटर करते हैं वहाँ पे आपको लिंक्स मिलते हैं, काफ़ी सारे वेबसाइट्स दिखती हैं, आप उनको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उनमें से आपको किसी भी एक वेबसाइट पे जाके आपका सिलेबस मिल जाता है एंड वहाँ पे जाके आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, मीन्स आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे इंटरनेट से ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजन। अब सर्च इंजन का मतलब है कहाँ पे जाके हम अपनी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट कॉमनली हम यूज़ करते हैं गूगल सर्च इंजन, और यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। हमारा बिंग होता है, BING बिंग, याहू सर्च इंजन होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे सर्च इंजन हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए। सबसे मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो हमारा होता है गूगल सर्च इंजन। कहते हैं ना कि भाई यार कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो या फिर कोई भी डाउट होता है गूगल कर ले यार। तो ये क्या है, हमारा गूगल क्या है, हमारा एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट हमारा फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट। अब फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट का मतलब है कि आप इंटरनेट पे जाएं और जिस भी पर्सन को आपको ढूंढना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका नाम टाइप करिए और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप वारिस जमाल सर्च करते हैं मेरा नाम इंटरनेट पे जाके, तो आपको मेरे नाम से रिलेटेड जो भी चीज़ होंगी वहाँ पे मिल जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इसका जो बचा हुआ हमारा हाफ पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। सो स्टे ट्यून फॉर मोर, एंड अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।